कल है 17 तारीख। कल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव है। हमारी तैयारी पूरी है। सुबह 7 बजे से लगातार आप चुनावी कवरेज देखने वाले हैं। चप्पे चप्पे पर हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं। क्यों? क्योंकि कल जनता अपनी पसंद के उम्मीदवार चुनेगी। अगले 5 साल तक यही चुने हुए जीते हुए प्रतिनिधि आपके लिए आपकी जरूरतों पर काम करेंगे। बात आपके इलाके के विकास की हो कि राज्य के विकास की, आपका ये चुना हुआ प्रतिनिधि ही विधानसभाओं में आपको रिप्रेजेंट करेगा। इसीलिए कल उम्मीदवार के साथ साथ मतदाता दोनों महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आएंगे। लेकिन आप अगर मुझसे पूछे कि ज्यादा ताकतवर कौन, तो मैं कहूंगी मतदाता। क्यों? क्योंकि वो अपने उम्मीदवार को एडवांस पेमेंट के तौर पर वोट कर देंगे। एडवांस पेमेंट, और उसी वोट का अगले 5 साल तक कर्ज अदा करना होगा जीते हुए नेताजी को। और वो कर्ज होगा इलाके का विकास, जनता से किए हुए वादों को पूरा करना, बिजली पानी के साथ साथ लोगों की सुरक्षा और सम्मान के लिए जरूरी कदम उठाना। और इन्हीं कामों को लेकर, यानी इसी कर्ज अदायगी को लेकर एक रिसर्च रिपोर्ट हमारे सामने आई है। ये रिसर्च इस बात पर की गई है कि चुनाव में निर्वाचित प्रतिनिधि और खासकर महिला प्रतिनिधि, उनका प्रदर्शन कैसा रहता है, वो लोगों की उम्मीद को कैसे पूरा कर पाती है। बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट है। वर्ल्ड बैंक, राइस यूनिवर्सिटी और मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी ने मिलकर महिला प्रतिनिधियों को लेकर एक जॉइंट रिसर्च रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 37% लोगों का यह मानना है कि महिला प्रतिनिधियों के मुकाबले पुरुष जनप्रतिनिधि ज्यादा भ्रष्ट होते हैं। वहीं 38% लोग ये मानते हैं कि महिला जनप्रतिनिधि होगी तो घूसखोरी के मामले घट जाएंगे। इसके अलावा महिला जनप्रतिनिधि के मुकाबले पुरुष जनप्रतिनिधि पर ज्यादा आपराधिक मामले होते हैं। द यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी वर्ल्ड इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स रिसर्च, इसके मुताबिक पुरुषों के मुकाबले महिला विधायकों और सांसदों की संपत्ति में 10% कम इजाफा हुआ है। महिला विधायकों और सांसदों के इलाके में अधूरे काम पुरुष जनप्रतिनिधियों के मुकाबले 22% कम है। समझे ना? मतलब महिला विधायक और सांसद के इलाके में जो अधूरे काम है वो पुरुष जनप्रतिनिधियों के मुकाबले 22% कम है, यानी बेहतर काम किया है। मतलब पुरुष जनप्रतिनिधि के इलाकों में जितने काम अधूरे रह जाते हैं उसके मुकाबले महिला जनप्रतिनिधियों के इलाकों में 22% कम काम अधूरे रहते हैं। इसका यह भी मतलब है कि महिला जनप्रतिनिधि अपने काम को ज्यादा तेजी और वक्त रहते पूरा कर देती है। यह रिसर्च 1-2 साल या 1 टर्म या 2 टर्म की नहीं है, बल्कि 20 साल तक कई देशों में किए गए सर्वे के आधार पर तैयार की गई है। ये रिपोर्ट क्या दिखाती है? ये दिखाती है कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी और ताकत क्यों बढ़ना जरूरी है। ये रिपोर्ट भारत सरकार के महिलाओं को 33% रिजर्वेशन देने के फैसले को जनता के लिए उम्मीद की नई किरण के तौर पर भी दिख रही है। क्योंकि जब सियासत में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ेगी तो उनका परफॉर्मेंस और ज्यादा बेहतर होगा। जाहिर है इसका सीधा फायदा किसको होगा? वोटर को होगा, आम जनता को होगा। जब 21 सितंबर को राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर फाइनल मुहर लगी थी, तब हमने और कई लोगों ने यह आशंका जाहिर की थी कि मौजूदा हालात में भले ही महिला विधायक और सांसद बनकर या चुनकर सदन में पहुंच जाती है, लेकिन बागडोर जो है ज्यादातर उनसे जुड़े पुरुष जो हैं वो निभाते हैं। यानी उनके पतियों, उनके बेटों, उनके भाई, उनके पिता द्वारा उस पूरे के पूरे मैकेनिज्म को संभाला जाता है। लेकिन इस रिसर्च से ये तो तसल्ली मिल रही है कि कई महिलाओं को स्वतंत्र रूप से अपना कामकाज संभालने, अपने पद की बागडोर लेने में थोड़ा वक्त भले ही लग जाए, लेकिन जब एक बार बागडोर संभाल लेती है तो उनका प्रदर्शन पुरुषों के मुकाबले ज्यादा बेहतर हो जाता है। अब सवाल यह है कि जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है, यानी छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में, मिजोरम में, वहां कितनी महिला प्रतिनिधि जो हैं वो चुनी जाएंगी, या फिर कितनी महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। अभी 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। 591 महिला प्रत्याशी, ये जो मैं आपको अभी बता रही हूं, ये तो 3 राज्यों का बता रही हूं। कौन कौन से वो राज्य हैं? एक तो मध्य प्रदेश हो गया, एक छत्तीसगढ़ हो गया और एक राजस्थान हो गया।
तो 591 महिला प्रत्याशी मैदान में इस वक्त उतरी हुई, जबकि कुल प्रत्याशी कितने हैं? 5590। यानी 3 राज्यों के चुनाव में सिर्फ 10% महिला प्रत्याशी इस वक्त चुनाव लड़ रही हैं। जाहिर है, जब 10% महिला उम्मीदवार ही मैदान में आएंगी तो उनमें से 10 से 15% महिलाएं ही जीत पाएंगी। छत्तीसगढ़ में अगर दोनों राष्ट्रीय पार्टियों कांग्रेस और बीजेपी की महिला उम्मीदवारों की लिस्ट में देखूं तो यहां सत्ता में मौजूद कांग्रेस की 90 प्रत्याशियों में से सिर्फ 19 महिलाएं हैं, जबकि बीजेपी की तरफ से और कम 15 महिलाएं प्रत्याशी हैं। हालांकि इससे पहले 2018 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में 16 महिलाएं जीती थी। अगर इस आंकड़े को पैमाना माना जाए तो महिलाओं को और ज्यादा टिकट मिलने चाहिए थे, लेकिन जो पार्टियां अपने घोषणा पत्र में टॉप टू बॉटम तक महिलाओं को लुभाने के लिए वादे कर रही है, वही पार्टियां उनके टिकट में उनके हक की हिस्सेदारी नहीं दे रही है। छत्तीसगढ़ में दोनों ही पार्टियों के घोषणा पत्र को आप देखें तो बीजेपी ने शादीशुदा महिलाओं को सालाना 12,000 रुपए देने का वादा किया है। ये मैं मैनिफेस्टो की बात कर रही हूँ। कांग्रेस ने क्या किया? ये बीजेपी ने कहा कि हम 12,000 देंगे, तो कांग्रेस ने इसे बढ़ाकर 15,000 रुपए सालाना देने का वादा किया। इसके अलावा दोनों पार्टियां कह रही है कि उनकी सरकार अगर बन गई तो महिलाओं को एलपीजी सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा। छत्तीसगढ़ में लगा हुआ मध्य से बिल्कुल सटा हुआ जो इलाका है वो है छत्तीसगढ़ से लगा हुआ मध्य प्रदेश। वहां भी महिलाओं को दोनों बड़ी पार्टियों ने कितने टिकट दिए हैं आपके सामने रखती हूँ। मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से बीजेपी ने 28 महिलाओं को टिकट दिया है, कांग्रेस ने 30 महिलाओं को। यहां भी छत्तीसगढ़ जैसा ही हाल है, जबकि मध्य प्रदेश में पूरा चुनाव महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार लाडली लक्ष्मी योजना, सुकन्या योजना जैसी महिलाओं से जुड़ी ये तमाम नीतियों की मालाएं जप रहे थे। चुनाव प्रचार में ये साफ नजर आया कि पार्टियों के लिए जो महिलाएं कभी चुप्पा या साइलेंट वोटर हुआ करती थी, वो आज सबसे अहम और प्रभावी वोटर बन चुकी है। लेकिन जब इन महिलाओं को सत्ता में भागीदारी देने की बात आती है तो लंबी लकीर खींचती हुई कोई पार्टी नहीं दिखती है। हालांकि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक पहलू तो ये भी है कि अभी भी महिलाओं को आधी आबादी के हिसाब से टिकट नहीं मिल रहे। दूसरा पहलू ये है कि आज़ादी के बाद से अब तक सियासत में महिलाओं की हिस्सेदारी को लेकर भारत ने बहुत लंबा सफर तय किया है। और ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम पहुंचे कुछ साल पहले, और कुछ साल पहले मतलब 1991 और 1992। यहाँ माफ कीजिएगा, 1951 और 1952। यहाँ पर जब पहला चुनाव हुआ था, पहला आम चुनाव, आजादी के बाद पहली बार जनता को अपने वोट से सांसद और विधायक चुनने का मौका मिला था। तब सिर्फ 24 महिला सांसद जीत कर आई थी, जबकि मौजूदा लोकसभा में क्या आलम है? महिला सांसदों की संख्या 24 से बढ़कर अब 82 हो गई है। यानी 70 सालों में महिला सांसदों की संख्या 300%, 300% की ग्रोथ देख रही है। हमारे यहाँ महिलाओं की सियासत में सहभागिता बढ़ी है। पंचायत और लोकल बॉडीज के चुनाव में लगभग हर राज्य में 33% या उससे ज्यादा महिला आरक्षण है। इसी सिलसिले में जब लोकसभा और विधानसभा में 33% महिला आरक्षण मिल जाएगा तो देखिएगा संसद की नई तस्वीर और कितनी सुंदर हो जाएगी। इस मामले में हालांकि भारत अभी भी उन पश्चिमी देशों से तो बहुत आगे हैं जो खुद को विकसित बताते हैं। भारत की राजनीति में महिलाओं की ताकत आजादी के बाद से देखी गई है। भारत में 1951-52 में हुए पहले चुनाव के बाद बनी पहली कैबिनेट में आपको पता है कौन कौन था? राजकुमारी अमृत कौर, देश की पहली स्वास्थ्य मंत्री वो बन गई थी। महिला, पहली देश की स्वास्थ्य मंत्री महिला। आजादी से पहले ही मद्रास विधानसभा में डॉक्टर एम लक्ष्मी रेड्डी पहली महिला विधायक जीती। 1963 में सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश में देश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। 1966 में यानी आजादी के सिर्फ 19 साल बाद इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। और क्या कद्दावर नेता। अब इसकी तुलना में विकसित देशों की हालत देखिए आप। सुपर पावर अमेरिका में अभी तक कोई महिला राष्ट्राध्यक्ष नहीं बनी है। ब्रिटेन में लोकतंत्र की स्थापना के 147 साल बाद 1979 में मार्गरेट थैचर पहली बार महिला प्रधानमंत्री बनी। जाहिर है भारत ने वक्त के साथ खुद को बदल दिया। इनफैक्ट बदलते वक्त के साथ खुद को और बेहतर तरीके से बदला। पहले महिलाएं अपने घर के पुरुषों के
पीछे पीछे वोट डालने जाती थी। किस पर वोट डालना है तो भाई बता देते कि फला निशान है, उस पर वोट डालाना, कुछ मत सोचना, ये बटन है पहला कि दूसरा कि तीसरा, जो भी पसंद होती थी उस पुरुष की वो बताता, महिला जाकर डालाती वोट। अपने मुद्दों को लेकर वो मुखर नहीं होती थी। लेकिन अब देखिए आप, मैं तो अलग अलग इलाकों में जाती हूँ और वहाँ पर वोटर्स से जब बात करती हूँ तो महिलाओं की अपनी डिमांड है, कोई झिझक नहीं है उनमें। अब वो अपने हक की बात करती हैं और मजबूती से करती है। और आज देखिए, जो पार्टियां पहले महिला आरक्षण पर इस साल से पहले तक राजी नहीं हुआ करती थी, वो भी महिला वोटरों की ताकत देखकर एक मत से महिलाओं को आरक्षण देने के लिए राजी हो गई है। आज हर चुनाव में आप देखिए, महिला केंद्रित मुद्दों को कोई पार्टी दरकिनार कर ही नहीं सकती। इनफैक्ट सबसे मेन मुद्दा, महिलाओं को आप कितना खुश कर सकते हैं, कितने उनके बैंक अकाउंट में पैसा दे सकते हैं, कितना आप उसको सस्ती बिजली और सस्ता राशन, सस्ता जो सामान है वो दिला सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला तो कोशिश क्या हुई कि महिलाओं को घर का स्वाभिमान और स्वामित्व मिले। उज्ज्वला योजना आई, उससे भी महिलाओं के नाम पर कनेक्शन दिए गए। आज कई राज्यों में बेटियों का जन्म होता है तो उनके माँ बापों को पता होता है कि भाई बेटी आई है, लक्ष्मी आई है, सरकार की कई योजना लेकर आएगी घर पे, इसका लाभ शादी तक उनकी बेटी को मिलेगा। यानी सियासत अब महिलाओं के हक में होने लगी है और कुछ वक्त बाद महिलाएं सत्ता के केंद्र में भी होगी इंशाल्लाह।